नमस्ते दोस्तों, मैं मोरिवर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम मनु भंडारी द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा एक कहानी यह भी इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कहानी यह भी इस आत्मकथा को। ये लेखिका ने इस आत्मकथा का शीर्षक एक कहानी यह भी यानी इस आत्मकथा में भी एक कहानी है ऐसा कहा है, अर्थात उनके जीवन की एक कहानी मात्र ये उनकी किताब है। शीर्षक सार्थक तो है कि नहीं यह हमें आत्मकथा पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पहले हम आत्मकथा को पढ़ते हैं, बाद में इस पर बात करेंगे। लेकिन लेखिका के जीवन की एक कहानी है जो कहानी रूप में चित्रित हुई। वैसे हिंदी कहानी साहित्य में लेखिका का नाम बहुत ही बड़े आदर से मनु भंडारी जी का नाम लिया जाता है। यह आत्मकथा इसलिए भी महत्वपूर्ण है और इस आत्मकथा ने लेखिका को काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली है और इस आत्मकथा को लेखिका ने टुकड़ों टुकड़ों में लिखा है। जब हम आत्मकथा पढ़ते हैं तो विस्तार से इसमें कोई भी कथा नहीं आती, छोटी छोटी घटनाओं का जिक्र इसमें आता है। अपने गिरते स्वास्थ्य के चलते इस किताब को उन्होंने किसी तरह पूरा किया है। इस संबंध में लेखिका के बड़े बहन के दामाद आनंद बोरदिया, उनकी सहेली लेखिका की मनु भंडारी की सहेली, सबसे अंतरंग सहेली सुधा अरोड़ा को लिखे हुए पत्र में वे लिखते हैं कि पिछले 14 वर्षों में अपने गिरते स्वास्थ्य, दैहिक और मानसिक संताप से जूझते हुए जिस एक पुस्तक को किसी तरह उन्होंने पूरा किया वह है कि एक कहानी यह भी, यानी इस किताब को या इस आत्मकथा को उन्होंने किसी तरह पूरा किया है। इसमें अनेक मानसिक भावनात्मक क्लेश और उनके कारणों को भी उन्होंने तटस्थ कलम से उन्होंने छानबीन की है, ऐसा कहा है। स्वयं लेखिका ने इस किताब को आत्मकथा न कहकर उनकी एक कहानी मात्र कहा है। उन्होंने कहा कि यह मेरी आत्मकथा नहीं है, बस मेरे जीवन की एक कहानी मात्र है, अर्थात मेरी आत्मकहानी है। लेखिका ने साहित्य लेखन में बहुत सी कहानियों का सृजन किया। उनको कहानीकार के रूप में जाना जाता है। अपने सामाजिक नज़रिए के बारे में या नज़रिए के अनुसार उन्होंने अपनी अनुभूतियों को जैसे साहित्य में लाने का प्रयास किया और उसके अनुसार उन्होंने बहुत सारी या अनेकों कहानियों की रचना की। इस कारण भी उनके अनुभव जगत की ये कहानी मात्र ही हमें लगती है। जैसे शीर्षक सार्थक लगता है, जिसमें उनका संपूर्ण जीवन दर्शन तो नहीं होता, बहुत सारे प्रश्न उनके जीवन के बारे में, बहुत सारी जिज्ञासा उनके जीवन के बारे में पढ़ने के बाद हमारे मन में उपस्थित होती है, लेकिन फिर भी ये उनके जीवन की कहानी मात्र है। सिर्फ कुछ जीवन की बातें जो उनके मन मस्तिष्क पर रेखांकित थी उसका उन्होंने इस कहानी में जो जैसे कि वैसे उतारने का प्रयास किया है। अब इस कहानी की या इस आत्मकथा की कथागत विश्लेषण या कथागत सारांश रूप में अगर परिचय देखा जाए, लेखिका मनु भंडारी की आत्मकथा एक कहानी यह भी, यह जो राधा व कृष्ण प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है, जिसका प्रकाशन 2007 में हुआ है। आज तक इसकी 3 आवृत्तियाँ प्रकाशित हो चुकी है। वैसे इस आत्मकथा को स्वयं लेखिका ने आत्मकथा कहने से इनकार कर दिया था। वह इस किताब को कहानी कहती है क्योंकि शीर्षक में ही कहानी आई हुई है। यह आत्मकथा कतई नहीं है, इसलिए मैंने इसका शीर्षक कहानी एक कहानी यह भी रखा है। जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र होती है, वैसे ही ये किताब लेखिका के अंश मात्र है, एक पक्ष, एक पहलू। उसी तरह भी मेरी ज़िंदगी का, अर्थात लेखिका ने कहा है कि मेरी ज़िंदगी का एक यह टुकड़ा मात्र है जो मुख्यतः मेरे लेखकीय व्यक्तित्व और मेरी लेखन यात्रा पर ही केंद्रित है। लेखिका ने इस किताब को आत्मकथा न कहकर अपनी एक कहानी कहा है। फिर भी आज हिंदी साहित्य जगत में मनु भंडारी की आत्मकथा नाम से ये उनकी किताब या पुस्तक प्रकाशित है और इसे पाठक वर्ग आत्मकथा ही मानते हैं और इसी आत्मकथा नाम से ये प्रचलित है, चर्चित है। हम इसे लेखिका की आत्मकहानी बोल सकते हैं। एक कहानी यह भी को स्पष्ट रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक अजमेर ब्रह्मपुरी और प्रारंभ के जो कलकत्ता के उनके दिन हैं उससे संबंधित, और दूसरा जो उनका विवाहोपरांत कलकत्ता और दिल्ली का जो प्रवास है उसकी घटना हम देखते हैं। पहले भाग में लेखिका को एक निश्चित खुलापन, सहजता, एक हिम्मत और खुले मन से खिलखिलाकर हंसने वाला उनका जो रूप है, चरित्र है, उभर कर आता है। और दूसरे रूप में वो स्वयं परिवार की जिम्मेदारी, नियमित नौकरी करने वाली, बच्चों को संभालने वाली और अपनी बीमारी से निपटने वाली, संघर्ष करने वाली स्त्री के रूप में वो चित्रित होती है। आत्मकथा में हम जैसे तटस्थ होकर
तटस्थता के साथ अपने निजी जीवन के अनुभव, सुख दुख जो कुछ है, घटनाओं का वर्णन हम करते हैं, वैसे ही इसमें लेखिका के अनुभव आए हुए दिखाई देते हैं। लेखिका ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपने पति, जो बहुत ही हिंदी साहित्य के बहुत प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, राजेंद्र यादव जी के बारे में खुलकर लिखा है। उनका लेखन, उनके प्रति उनका सहवास और पति के साथ उनका जो संबंध है उसको उजागर किया है। इस आत्मकथा में लेखिका ने दो रूप जैसे उनके मिलते हैं। जैसे लेखिका ने बताया भी है कि एक लिखने वाली मनु भंडारी और दूसरा वह वास्तव में जो व्यक्तिगत जीवन में जीने वाली मनु भंडारी। लेखिका की इस आत्मकथा के बारे में बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में बहुत सारे लोगों ने इस पर आलोचनात्मक लेख लिखे हैं, संशोधन परक लेख लिखे हैं। आजकल पत्रिका में मनु भंडारी विशेषांक रखा गया था, उसमें उनका एक लेख छपा था, एक कहानी यह भी पर। एक कहानी यह भी के केंद्र में उनका दाम्पत्य जीवन है और एक प्रकार से यह उनकी पीड़ा का आख्यान है, जिसमें वे अपनी पुत्री, घर और आजीविका के प्रति अपना दायित्व जैसे निभाती है और बीच में उसका संतुलन बिठाने की जो उसका संघर्ष है उसकी कथा चित्रित हुई है। यह वह बताती है कि लेखन कभी भी उनका पहला सरोकार नहीं था। उसका स्थान हमेशा पुत्री, परिवार और नौकरी के बाद का ही रहा है। एक कहानी यह भी को उन्होंने अपनी लंबी बीमारी के दौरान लिखा है। अंतिम दिनों में उनके साथ उनकी बीमारी रही है। यह आत्मकथा उनकी जीवन स्थितियों के साथ साथ उस कालखंड के जो साहित्यिक या सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्यों का भी दृष्टिपात करती है। लेखिका ने इस आत्म कहानी को बिना किसी काट छाट के लिखा है, क्योंकि उन्होंने लिखा है उसके बाद उसमें काटा छाटा नहीं है कि कुछ बातें हम समाज के सामने लाना नहीं चाहते, ऐसा उनका नहीं था। यह शुद्ध मेरी ही आत्म कहानी है, ऐसा उन्होंने कहा है, और इसे मेरा ही रहना था, इसलिए कुछ बदलते बढ़ते की आवश्यकता नहीं थी, न काटने छाटने की, ऐसा वो स्वयं कहती है। उन्होंने केवल उन स्थितियों का वर्णन या घटनाओं का वर्णन किया है, वह भी जैसे कि वैसे वर्णन किया है जिसमें से वो गुजरी है। और अगर कुछ कहा जाए उनके बारे में तो कुछ उन्होंने जो अनुभव किए हैं शब्दशः उसी तरह का अनुभव उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से इस आत्मकथा में बताने का प्रयास किया है। यह कहानी उनके लेखकीय जीवन से जुड़ी है। इसमें कुछ कुछ जगहों पर उनके निजी जीवन भी हमें पढ़ने को मिलता है, वह भी लेखन के साथ जुड़कर आया हुआ है। लेखिका ने इस आत्मकथ्य में तत्कालीन साहित्यकारों के और उनके कुछ अनुभव भी बताए हैं जो प्रसंग हैं। इस आत्मकथा की मुख्य नींव लेखिका के लेखन के जीवन या लेखनीय जीवन पर आधारित है, जिसके साथ जुड़कर आए हुए तत्कालीन साहित्यिक जो उनके मित्र थे, अपने साहित्यिक कृतियों का लेखन, प्रकाशन, फिल्मांतरण, उसका लेखन, पटकथन, नाटकीय मंचन आदि का वर्णन इसमें मिलता है। साथ ही इस आत्मकथा में तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन भी आता है, जैसे इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद देश में हो रहे दंगों का वर्णन, और उसका संक्षिप्त वर्णन भी मिलता है। 1947 के आज़ादी के दिनों का परिवेश जो अजमेर और कलकत्ता में स्थित जो स्थिति है उसको दर्शाता है। आज़ादी के बाद के देश में बहुत सारे मुस्लिम बांधव अपना घर छोड़कर चले गए थे। लेखिका के मोहल्ले में ऐसी एक व्यक्ति जिसका नाम था मुसलमान रंगरेज, और जो जा नहीं पाया था अपने ज़मीन को, अपनी मिट्टी को छोड़कर। मोहल्ले में कुछ दिनों बाद चर्चा होती है, वो जब वापस आया हुआ दिखाई देता है तो मोहल्ले की सारी स्त्रियां उससे सवाल करती है, तो वो रुक कर कहता है कि अपनी मिट्टी को छोड़कर कोई जा सकता है भला? कोई रह सकता है क्या? अपनी माँ को छोड़कर कोई रह सकता है क्या? ये जो प्रश्न है, स्पष्ट है कि मातृभूमि के लिए जो प्रेम है वो जाति भेद या धर्म को देखकर नहीं आता, और उसके प्रति जो भक्ति है इस मुस्लिम बांधव में भी हमें दिखाई देती है। और अपनी मिट्टी को छोड़कर कोई भी जाना नहीं चाहता। अर्थात लेखिका ने छोटी छोटी बातों को इसमें चित्रित कर अपने मानवीय गुणों का परिचय हमें करवा के दिया है। लेखिका ने इस अपनी एक कहानी को आत्मकथ्य भी कहा है। वो कहती है कि राजेंद्र और उनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आने लगी थी, कठिनाई आने लगी थी। जब भी लेखिका अलग होने के बारे में सोचती तो राजेंद्र यादव इसके लिए तैयार नहीं होते थे। इन प्रसंगों के बीच भी लेखिका का संघर्ष और भी बढ़ जाता था। इस प्रसंग का स्पर्श तक करने के लिए भी वह जैसे कितने वह द्वंद्व, आत्मिक संघर्ष और से उनको गुजरना पड़ता था, और वे जानती है कि इसी चक्कर में 1992 में शुरू किया यह आत्मकथ्य साल दर साल स्थगित होता रहा, क्योंकि बहुत पहले इन्होंने ये लिखना शुरू किया था, वो फिर भी लिख नहीं पा रही थी। लेखिका की ये आत्मकथा
अंश उनके लेखकीय जीवन को उजागर करता है। उनका लेखन कैसे शुरू हुआ और उन्होंने किन किन परिस्थितियों में ये अपना लेखन कार्य किया है, इसका सविस्तार वर्णन उन्होंने अपनी इस आत्मकहानी में बताया हुआ है। इसमें लेखिका अपने इर्द गिर्द चल रहे हैं पात्रों पर कहानियाँ रचती थी और किस तरह उसका निरीक्षण करती थी। एक देखने का नज़रिया, एक देखने की दृष्टि उनके पास किस तरह होती थी, जिनके कारण उनको बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। इस आत्मकथ्य में या आत्मकहानी में उनके लेखन जीवन के साथ साथ उनके लेखन के बारे में और वैवाहिक जीवन के बारे में भी हम पढ़ते हैं। राजेंद्र यादव हिंदी साहित्य जगत में एक बहुत बड़े और प्रगल्भ रचनाकार रहने के बावजूद भी मनु भंडारी एवं उनके लेखन को समानता नहीं दे पाए। परिणाम स्वरूप दोनों में पारिवारिक जो अनबन थी उनका संबंध विच्छेद तक बढ़ जाता है। परंतु मनु भंडारी का वह जो साहस है, वह जो उनकी ताकत है, वह हम इस आत्मकथा में पढ़ते कि एक स्त्री किस तरह अपने पारिवारिक तौर पर संघर्ष करती हुई नजर आती है। वह साहस जुटा नहीं पाई, वह जीवन के 35 वर्ष तक कलपते हुए काट देती है, लेकिन स्वयं को बंधन मुक्त करने का साहस नहीं कर पाती। इसके पीछे एक स्त्री रचनाकार के जीवन की दृष्टि, चेतना और संवेदना कार्यरत है, ऐसा भी हम पढ़ते हैं। साथ ही हिंदी के प्रसिद्ध लेखक राजेंद्र यादव लेखिका के पति के बारे में भी हम इसमें पढ़ते हैं। एक पत्नी की नज़र में एक पति राजेंद्र यादव क्या थे, यह हम लेखिका की आत्मकथा से समझ सकते हैं। एक लेखक के रूप में हम राजेंद्र यादव जी को पढ़ते हैं, उनको सराहना भी मिलती है, उनकी प्रशंसा भी होती है, लेकिन एक पत्नी के नज़र में उनका जो चरित्र है वो किस तरह था, लेखिका ने बहुत ही खुलकर लिखा है। एक पति हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। हम लेखिका को ये भी देखते हैं कि एक पक्ष को लेकर वो लिखती नहीं है, क्योंकि सिर्फ पति की बुराई करना है यही नहीं है, वह सभी बातों को तटस्थ होकर लिखती है, उनके गुणों और दोषों सहित। राजेंद्र यादव के गुण और दोषों को वह इसमें प्रकट करती है। लेखिका अपने पति का व्यक्तित्व एवं कृतित्व अत्यंत सच्चाई और साहस के साथ लिखती है। अपनी वैवाहिक जीवन में असफल रहे पति के चरित्र का रेखांकन करना, इतना साहस तो एकाध ही स्त्री में होगा जो मनु भंडारी में है। अपनी वैवाहिक जीवन के बारे में और पत्नी ने अपने भोगे हुए अनुभव के बारे में ये लिखा है। लेखिका ने शादी के पहले जो स्वप्न देखे वह शादी के बाद जैसे टूट जाते हैं। एक लेखक की पत्नी बनने का गर्व वो महसूस करना चाहती थी। उनके साथ रहकर अपने लेखकीय जीवन को सजाना संवारना चाहती थी। साथ ही एक प्रसिद्ध लेखक के साथ रहकर अपने ही लेखन को वह आगे बढ़ाना चाहती थी। उन्हें लगा था कि लेखक के साथ जीवन बीतेगा तो एक से एक बढ़कर अच्छी और मौलिक कृतियों का निर्माण होगा, जिससे साहित्य सृजन उनका आगे बढ़ेगा। किंतु होता ऐसा है कि इसके विपरीत होता है। जब लेखक एक पति बनता है तो एक पत्नी के नाते वह अपने अधिकारों की आशा रखती है। जब निराशा हाथ आती है तो वह राजेंद्र से अलग हो जाती है। उनके संबंध में अलगाव, असंवाद, निराशा आ जाती है। लगभग 35 वर्ष का साथ उनका अंततः अलग होकर टूट जाता है। राजेंद्र जी के बारे में उन्होंने स्वयं लिखा है कि राजेंद्र की हरकतें मुझे तोड़ती थी, तो मेरा लेखन उससे मिलने वाला यश मुझे जोड़ देता था। लेकिन जैसे जैसे मेरा लेखक निर्जीव और निष्क्रिय होता गया, मेरे भीतर की जो स्त्री है सजीव होती गई। अपना पूरा वजूद पाते ही उस स्त्री के लिए न साथ रहना संभव रह गया था, न उस संबंध को निभा पाना, सो वह साथ छूटा और संबंध टूटा। लेखिका ने इस आत्मकथा के मूल में लेखिका का परिवार, पति और एक इकलौती छोटी सी बच्ची और उनका साहित्य लेखन, इसके बारे में खुलकर लिखा है। एक लेखक से विवाह करती है जो बाहरी जगत के लिए एक बड़ा साहित्यकार और स्त्रियों के लिए न्याय देने वाला व्यक्ति है, किंतु वही व्यक्ति पति के रूप में, एक पिता के रूप में परिवार में असफल दिखाई देता है। इसी पितृसत्तात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति के साथ यह लेखिका का संघर्ष है। वैसे तो मनु भंडारी जी ने अपने पति रूप में वो चित्रित किया है। हम राजेंद्र यादव जी के बारे में पढ़ते हो तो स्त्रीवादी विमर्श में उनका काफ़ी लेखन है। एक स्त्री को अपने पुरुष पर निर्भर रखने के बजाय अपने पैरों पर खड़ा करना, उसको पूरी स्वतंत्रता देना, आज़ादी देना वो जानते हैं और शायद यही करने की कोशिश उन्होंने की थी। लेकिन जब स्त्री
पारंपरिक सोच को लेकर आती है। मैं यहाँ ये नहीं कहती कि मनु भंडारी जी पारंपरिक सोच को लेकर उभरती है, उन्होंने भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई की है, उन्होंने भी संघर्ष झेला है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी जब आती है तो उन जिम्मेदारियों को भागते हुए हमें राजेंद्र यादव जी मनु भंडारी की नज़र में दिखाई देते हैं। और हम देखते हैं कि लड़कियों महिलाओं को नियंत्रण करने वाले कई तरह के पितृसत्तात्मक और सामंती संस्कारों का बेहद बेबाक वर्णन मिलता है। खास तौर से यह आत्मकथा एक ऐसे व्यक्ति की प्रगतिशीलता को कटघरे में खड़ा करती है जो सामाजिक व्यवहार में सामंती मूल्यों का विरोध करता था, खुद को स्त्रियों की आज़ादी का पक्षधर कहता था, लेकिन घर के अंदर एक पति के रूप में खाँटी मर्द की तरह व्यवहार करता है, ऐसा एक जगह पर लिखा हुआ मिलता है। ये आत्मकथा प्रगतिशील के मुखौटे के पीछे छिपे गहरे पितृसत्तात्मक व्यवहार और सामंती सोच का कच्चा चिट्ठा खोलती है। मनु भंडारी की आत्मकथा यह कहानी भी हमें घर परिवार जो पिता के माध्यम से जिस तरह लड़ते हुए दिखाई देती है। राजेंद्र यादव जी अपने पत्नी को एक पति का सुख नहीं दे पाए, जिस सुख के स्वप्न लेकर स्त्री उस व्यक्ति के साथ विवाह करती है। घर की जिम्मेदारी दोनों ने उठानी चाहिए, वहाँ पर वो अकेली लेखिका संघर्ष करती हुई हमें नज़र आती है। जिम्मेदारियों के चलते उन्हें अपना लेखन कुछ समय के लिए दूर रखना पड़ता है। एक लेखक पति होने के नाते राजेंद्र लेखिका को कोई मदद नहीं करते। घर परिवार के देखभाल का सारा दायित्व सिर्फ स्त्री का हो सकता है। यह प्रश्न यहाँ चिंतनीय है। इस प्रश्न पर स्त्रीवादी लेखिकाएं अलग विचार करती है, पितृसत्तात्मक सोच वाले आलोचक या लेखक कुछ अलग विचार करते हैं। न जाने कितने युगों से इस काम को वह संभालती आई है, क्या वह कुछ समय या दोनों से राहत नहीं पा सकती? ऐसा प्रश्न चिन्ह दिया है। लेखिका को यहाँ अकेली को संपूर्ण जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है। अब मनु भंडारी की आत्मकथा यह जो है एक कहानी, यह भी पढ़ते हुए वह मर्दवादी राजनीति हमें समझ में आती है, जिसके चलते देखभाल का सारा काम स्त्री के हिस्से में आता है और लेखन उसके अकेले का संकट बन जाता है। दो व्यक्ति किसी घर में अगर रहते हैं या खाना न बने या बच्चों का जीवन चल रहा है, जिम्मेदारी है बहुत सारी, इसमें एक उपस्थित रहता है, एक अनुपस्थित रहता है। जो उपस्थित रहता है उसे बहुत कुछ करना पड़ता है, जो अनुपस्थित रहता है वो तो उस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है अपनी मर्जी से। और अनुपस्थिति में अगर कुछ अस्त व्यस्त हो जाए तो बवाल हो सकता है, लेकिन घर की स्त्री महीनों कलम न छुए तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पढ़े लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नौकरी करे नहीं करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन घर में अगर एक हाथ काम कम ज़्यादा हो गया तो फ़र्क ज़रूर पड़ता है। उसे यह सुविधा नहीं है कि वह अपने लिए वक्त की डिमांड कर सकते हैं, और वक्त मांगने के लिए लेखिका ने शायद अपना ये विचार लिखा है। कितना प्रगल्भ विचार! हम कह सकते हैं कि आज जो आधुनिकतावादी सोच लेकर हम उभर रहे हैं, तो इस सोच को भी ध्यान रखना, किसी का भी हम वक्त ले रहे हैं तो उस वक्त को अपने लिए मांगना या डिमांड करना सीखो, क्योंकि मेरा वक्त मेरा अपना है। उसे कहाँ पर कैसे गंवाना है ये मैं स्वयं तय कर सकती हूँ। ऐसा स्त्रीवादी विचार रहा है। लेखिका का अपने निर्णय पर तटस्थ रहना और सभी दायित्वों को जिम्मेदारियों को निभाते हुए स्वयं अकेले जूझते रहना पाठकों को हैरान कर देता है। इतनी सशक्त लेखिका होकर भी राजेंद्र जी के बारे में वो कमज़ोर क्यों पड़ती है? क्योंकि प्रेम विवाह इनका हुआ था, अपनी मर्जी से किया था, और वो बोलती है कि मैंने ये विवाह टिकाने की इसीलिए कोशिश की क्योंकि मैं अपने नज़र में, अपने पिताजी की नज़र में अपने निर्णय पर तटस्थ रहना चाहती हूँ कि मैंने जो निर्णय लिया है वो सही है, और वह दिखाना चाहती है। राजेंद्र जी से भी ज़्यादा लेखिका को पढ़ने वाला पाठक वर्ग था। वह तत्कालीन समय में कहानियों के लिए प्रसिद्ध लेखिका के रूप में और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली कहानीकार के रूप में वह प्रचलित थी। ऐसे में लेखिका के घर पर एक सशक्त कहानीकार मौजूद था। दोनों हिंदी साहित्य में मिलकर काम किया होता आज तो न जाने हिंदी साहित्य को क्या क्या देकर जाते हैं। आज हिंदी स्त्री विमर्श और कहानी विधा अलग रूप से विकसित होती है, किंतु यहाँ पर राजेंद्र जी की पितृसत्तात्मक सोच आड़े आने लगी, या कहीं पति की हीन भावना, ऐसा प्रश्न चिन्ह है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि राजेंद्र यादव जी पितृसत्तात्मक सोच लेकर उभरे हैं, लेकिन एक मनु भंडारी की नज़र से अगर देखा जाए तो वो जो जिम्मेदारियों से भागते हैं, वो जो अपने पिता होने का, पति होने का फ़र्ज़ नहीं निभाते, तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि मनु भंडारी की आत्मकथा को पढ़कर
कि राजेंद्र यादव जी उस पारिवारिक जीवन को निभाने के लिए असफल ज़रूर रहे हैं। यह आत्मकथा या इस आत्मकथा के बारे में सुनीता जी ने आजकल पत्रिका में लिखा है कि यह आत्मकथा न होकर भी उनके दृष्टिगत जीवन का पुलिंदा है जो हम सब के साथ उन्होंने साझा किया है। वे अपने रचनाकर्म, पारिवारिक जीवन या सामाजिक दायित्व के बीच जूझती हुई रही, लेकिन अपने निर्णय एवं स्वभाव के प्रति सदैव तटस्थ बनी रही हैं। ये उनकी विशेष बात है। अब इस आत्मकथा में जो विशेष बातें आई है वो यह है कि लेखिका ने इस अपनी आत्मकथा को आत्मकथा न कहकर उनके जीवन की एक कहानी मात्र कहा है। वैवाहिक जीवन में घुटन टुटन, वैचारिक मतभेद, दबाव चित्रण हमें इस आत्मकथा में पढ़ने को मिलता है। पति पत्नी के संबंधों पर बेबाक रूप से लिखी गई यह आत्मकथा इस रिश्ते की मान सम्मान, मर्यादा, जवाबदारी और कर्तव्य पर प्रकाश डालती है। वैवाहिक जीवन में जब एक ही क्षेत्र के दो व्यक्ति जब एक ही छत के नीचे एक ही कार्य लेखन करने वाले हो तो वहाँ स्त्री पुरुष के अहम को चोट लगती दिखाई देती है। रिश्तों में सजीवता न होकर नीरसता, अलगाव, द्वंद्व, बेबनाव, उलझन आदि है। और इस आत्मकथा में आया हुआ पति पत्नी का रिश्ता संवादहीन है। आजकल भी ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि पति पत्नी में संवाद बहुत कम हो रहे हैं और संवादों के चलते जो रिश्ता है या जो कुछ पति पत्नी का संबंध है वो निर्जीव बन रहा है। इस आत्मकथा में लेखिका के चरित्र के साथ साथ प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार राजेंद्र यादव जी के चरित्र को भी हम एक पत्नी की नज़र से पढ़ते हैं। एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में वे असफल रहे हैं। लेखिका के साहित्यिक कार्य का लेखा जोखा भी इसमें आता है। वह किन किन परिस्थितियों में अपना लेखन कार्य करती है और लेखन के प्रति उनकी रुचि उनको ऐसा करने के लिए हमेशा प्रेरणा देती है, यह भी हम पढ़ते हैं। और लेखकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत खराब होती है। एक लेखक होने के नाते राजेंद्र को आर्थिक संकटों का सामना भी करना पड़ता है। इस कारण शायद वह घर की जिम्मेदारियों को निभाने में असफल रहे होंगे। लेखकों को कोई किराए पर मकान भी नहीं देते, इसका सामना लेखिका और राजेंद्र यादव ने स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन में किया था। अर्थात लेखकों की स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। पढ़ने वाला पाठक वर्ग नहीं मिलता, अगर मिला तो भी कुछ रचनाएं नहीं मिलती जो सच में बहुत अच्छा लिखते हैं और उनका मौलिक कार्य होता है। उनको जीते जी तो कभी सम्मान नहीं मिलता और मरने के बाद फिर उनकी रचनाएं पढ़ी जाती है, उस पर संशोधन होता है। तो होता ऐसा है कि लेखकीय क्षेत्र बहुत संघर्षमय है और इसमें संघर्ष तो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मनु भंडारी द्वारा लिखित उनकी आत्मकहानी, एक कहानी यह भी समाप्त हो जाती है। आप लोगों को ये आत्मकथा कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको किस रचना या किस लेखक को लेकर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जल्दी ही मैं उस पर जो कुछ है लाने का प्रयास करूँगी। और भी एक बात है मेरी कि आप लोगों के जो कुछ प्रश्न है हिंदी साहित्य से संबंधित या हिंदी नेट सेट हर कई परीक्षा के संबंधित, वो मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपके कमेंट के उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगी। ठीक है, तो उस पर हम हर रविवार के दिन एक वीडियो लाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकती हूँ। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।